हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। Yes, sir. Good ओके, evening, sir. सो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर से। सेक्शन ए। हर क्वेश्चन के लिए आप पहले आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना, फिर अगर ना समझ में आए तो फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, which of which of the following is not the property of equipotential surface? आंसर चैट बॉक्स में कैसे बताना है? हाँ, आंसर आपको चैट बॉक्स में मुझे सेंड करना है। गुड सक्षम, गुड अनुभव। बाकी लोग आंसर सेंड कीजिए। फर्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? तो आप बोलिएगा नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो दो डिफरेंट सरफेस डिफरेंट पोटेंशियल एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इक्वल कैसे हो सकता है? दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम जीरो। ये सही है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस कांस्टेंट होता है तो उसका चेंज जीरो होगा। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पोटेंशियल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होती है, गलत। एंड दे कैन इमेजिनरी स्फीयर्स, ये सही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। आई बात समझ? इनसिया? Yes, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई दो पॉइंट चार्ज है आपके पास, 8q एंड -q, लोकेटेड एट 0 एंड l। तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए चेक करते हैं कि वो जो चार्जेस हैं क्या सेम पोलैरिटी के हैं या ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं। अगर सेम पोलैरिटी का होगा तो इन बिटवीन किसी पॉइंट पे जीरो हो सकती है। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा तो आउटसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज फील्ड जीरो होता है, एंड हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक होता है। इसलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L, ये पोजीशन जीरो एंड ये पोजीशन L। यहाँ पे कोई चार्ज है 8q एंड यहाँ पे कोई चार्ज है -2q। तो स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड किसी भी इस पॉइंट पे आप फील्ड अज्यूम कीजिए। इस पॉइंट पे दोनों के लिए फील्ड कैलकुलेट कीजिए, दोनों को इक्वेट करके उस अननोन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए। सो टोटल डिस्टेंस L + x। दोनों की वैल्यू की वजह से फील्ड कैलकुलेट कीजिए
एंड सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट 8 क्यू चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा, के क्यू बाई सेपरेशन एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। 2 क्यू चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा, के 2 क्यू बाई सेपरेशन एक्स स्क्वायर। के कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट इन 4 टाइम्स। आप पूरे टर्म का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 बाई एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू एल प्लस एक्स। सो x इज इक्वल्स टू जस्ट एल। ये डिस्टेंस इतना आया। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? थर्ड। गुड, क्योंकि हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना था। समझ आया सबको? yes sir. ओके, question number 3. An electric dipole of dipole moment P is parallel to uniform field. The amount of work done to rotate dipole by 90 degree. पहले मेरे पास कोई डाइपोल पैरेलल टू फील्ड है, थीटा इनिशियल 0 डिग्री, बाद में उसको रोटेट किया गया 90 डिग्री पे, थीटा फाइनल 90 डिग्री। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइपोल। सो वर्क डन इक्वल्स टू पीई cos theta initial minus cos theta final. According to work energy theorem, work done is equals to change in potential energy. उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के बेस पे ये फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। गुड अनुष्का, गुड सक्षम, गुड अनुभव, गुड मंतशा। एनसीआर से सॉल्व नहीं हुआ? वर्क डन माइनस ऑफ पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होता है। वर्क डन इक्वल्स टू सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस ऑफ पी कॉस थीटा होती है, इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा तो माइनस ऑफ पी कॉस थीटा फाइनल माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी कॉस थीटा इनिशियल। तो कॉस थीटा इनिशियल में प्लस साइन है, तो उसको मैंने पहले रखा एंड इसके बेस पे इस तरह से डिफाइन कर दिया। आया समझ? यस सर, थैंक यू। ओके, तो इसका आंसर सेकंड वन, cos थीटा इनिशियल 0 डिग्री, cos 0 1, cos थीटा फाइनल 90 डिग्री, cos 90 0, इसलिए 1 माइनस 0 इज 1, इसलिए PE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
इनसे हमें यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करना है एंड ये कैपेसिटर है. गुड सक्षम, गुड मंतशा. गुड अनुभव. गुड अनुष्का. ओके, कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा बिहेव करता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस के. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3. एलसीएम ले लीजिए 6, तो हो जाएगा 3 + 2 + 1, so it will be 6/6, 1. So C equivalent is equals to 1 microfarad. Option 2 is correct. Question number 5th. Good Anushka, good Saksham. Good Divyanshi. अनुभव एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए. वो बोला पहले वो मीडियम में था. सर मैंने उल्टा लिख के दिया, सॉरी. ओके ओके ओके. पहले वो किसी मीडियम में जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, उस पॉइंट पे उसके पास फोर्स F है. तो अगर उसको वैक्यूम में प्लेस कर दिया गया तब उसके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाय K. फोर्स इन मीडियम दे रखा है आपको, फोर्स इन वैक्यूम कैलकुलेट करना है. सो फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू K टाइम्स फोर्स इन मीडियम. K की वैल्यू दे रखी है 5, फोर्स इन मीडियम दे रखा है F. So it will be just 5F. Option first. Question number 6. Good Anubhav. Good Saksham. Good Anushka. Good Devanshi. Good Mantasha. आपको फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उस पर्टिकुलर गॉस लॉ के बेस पे. पहला, ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड एंड आउटसाइड
The Gaussian surface contribute to the electric flux. आउटसाइड चार्ज होता है तो उसके लिए नेट फ्लक्स टू द सरफेस जीरो होता है, क्योंकि टोटल फील्ड लाइंस इनटू और इनवर्ड इक्वल्स टू टोटल फील्ड लाइंस आउटवर्ड, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो होता है उसके लिए। दूसरा, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस के ज्योमेट्री पे, क्योंकि उसी के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है जब फ्लक्स डायमेंशन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है तब। एंड तीसरा, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, इसीलिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। Question number 7. A capacitor plate are charged to battery V volt. After charging, उसके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तब उसके पोटेंशियल क्रॉस द प्लेट पे क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होगा। गुड मंतशा। सक्षम, यहाँ पे बैटरी से डिस्कनेक्टेड है एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई है। गुड दिव्यांशी, गुड सक्षम। गुड अनुष्का। कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल एंड फील्ड कांस्टेंट होता है, बाकी सारी चीजें k टाइम्स बढ़ जाती हैं। एंड अगर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी हो तो पोटेंशियल एंड फील्ड एंड सारी चीजें k टाइम्स डिक्रीज कर जाती हैं, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। चार्ज कांस्टेंट रहता है डिस्कनेक्टेड कंडीशन में, कनेक्टेड कंडीशन में चार्ज k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे बोला बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट है, इसलिए ऑप्शन थर्ड वो k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अफान, यहाँ तक कोई डाउट? No. Question number 8. The best instrument for accurate measurement of EMF of a cell. आपने शायद इसका रीजन भी पढ़ा होगा। Why potentiometer is preferred over voltmeter to measure the EMF of a cell? Good Anushka, good Mantasha, good Abhinav, Anubhav. Okay. So best instrument to measure the accurate EMF of a cell, potentiometer. एक और क्वेश्चन इस पे ये भी पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर्ड किया जाता है? तो आप बोलेगा पोटेंशियोमीटर वर्क्स एट नल पॉइंट, जब वो सेल से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करते, इसलिए वो उसके एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर सकता है, इसीलिए पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड होता है। अफान, कोई डाउट? No, sir. Question number 9. An electric current is passed through a circuit containing two wires of same material. Same material means resistivity या conductivity same होगी, connected in parallel. If the length and radii of two wires are in the ratio 3:2 and 2:3, then the ratio of current passed through them will be. Okay, try कीजिए।
देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आप इसको बोल सकते हैं I1 into resistance R1 equals to I2 into resistance R2। रेजिस्टेंस को आप लेंथ एंड एरिया के टर्म में ब्रेक कर लीजिए, सो हो जाएगा I1 रो L1 बाय एरिया एंड एरिया इज pi R1 square। I2 resistivity is rho, length is L2 by area pi R2 square। Rho and pi cancel out। आपको I1 अपॉन I2 कैलकुलेट करना है, सारे टर्म्स को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा L2 अपॉन L1। आपको लेंथ का रेशियो दे रखा है एंड रेडियस का रेशियो दे रखा है, इन दोनों वैल्यूज को पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। Length is in ratio of 3:2, so L2 upon L1 हो जाएगा 2/3। रेडियस का रेशियो 2:3 है, तो इसका स्क्वायर 4:9, सो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 into 27 कुछ ऐसा आएगा। गुड अनुष्का, ये सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Question number 10th. Specific resistance means resistivity। किसी कंडक्टर के लिए एंड किसी सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है? गुड दिव्यांशी, गुड सक्षम, गुड अनुभव। आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के बेस पे उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, इसलिए इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, सो इट शुड बी ऑप्शन 3rd। मंतशा, कोई डाउट? No, sir. Next, question number 11th. We use alloys for making standard resistor। मतलब जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इसी क्वेश्चन को आपसे यही बोल सकता है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाने के लिए, कंडक्टिंग वायर बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, फिर मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक टर्म पहले समझिए, अल्फा का मतलब क्या होता है। अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज कीजिएगा उसके हिसाब से इस अल्फा की वैल्यू पे बेस्ड उसके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज करेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसके रेजिस्टेंस वैल्यू ना हो, क्योंकि मुझे अलग अलग सीजन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो सकती है या उसको यूज करना पड़ सकता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा लो होनी चाहिए सो दैट कि टेम्परेचर पे उतना ज्यादा उस पर इन्फ्लुएंस ना हो। इसलिए फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टर अल्फा की वैल्यू लो होनी चाहिए एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। एंड सिमिलरली फॉर कंडक्टर अल्फा की वैल्यू लो एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो। ये रेजिस्टर के लिए एंड ये किसी भी कंडक्टर के लिए। आया समझ? यस सर आया। ओके तो अल्फा पे इम्पैक्ट इन दोनों टर्म के लिए लो होना चाहिए सो दैट कि टेम्परेचर चेंज करने पे उसका कोई इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा ना हो। एंड क्योंकि रेजिस्टर बनाना है तो रेजिस्टेंस के लिए एक फिक्स्ड मेजरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफरिंग होना चाहिए, इसीलिए उसमें रो रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए एंड कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। इसीलिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। आया समझ? Yes, sir. मंतशा कोई डाउट? No, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 12। कोई मेटालिक वायर है जिसके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ है, सपोज कर लीजिए L, उसके क्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया गया, तब वो बोलता है कि हीट जनरेटेड H है। तो वोल्टेज के टर्म में आप हीट लिख सकते हैं H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस इनटू टाइम। अब मेरे पास उसी पर्टिकुलर मटेरियल का एक अनदर वायर यूज किया गया जिसका रेडियस डबल है एंड लेंथ भी डबल है। तो बताइए कि अब उसमें हीट कितनी जनरेट होगी। तो डायमेंशन चेंज करने के बेस पे उसका रेजिस्टेंस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए, लेंथ डबल एंड रेडियस डबल, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये पूरा टर्म R बाई 2 हो जाएगा। तब इस कंडीशन में हीट इक्वल्स टू वोल्टेज रिमेन सेम, रेजिस्टेंस R बाई 2 टाइम्स T। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? H के इक्वल। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ H। गुड अनुष्का, गुड अनुभव। अफान समझ आया? Yes, sir. Okay. सक्षम कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 13।
इसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा पोटेंशियल चेंज करने के बेस पे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल का कोई रिलेशन आपको डिफाइन करना है। गुड सक्षम। गुड अनुभव। गुड मंतशा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी डिफाइन करना है, तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू टाउ। बट यहाँ पे ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, इसको आप वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय लेंथ, से हो जाएगा वोल्टेज बाय मास इंटू लेंथ इंटू टाउ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ कांस्टेंट होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आया समझ? किसी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सक्यूज मी सर, इसमें हाँ, स्मॉल बोलिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है? नहीं, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन से डिनोट करते हैं, वो नंबर डेंसिटी कहलाता है। यहाँ पे एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने रिलेशन यूज किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम का जो रिलेशन नहीं होता है, वो रिलेशन यूज किया। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल करता है एक्सेलरेट कराने के लिए, तो मैंने उसको वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मंतशा, कोई और डाउट? नो सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, इसको रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए। सर वैल्यूज क्लियर नहीं दिखाई दे रही। ये 6 है, ये 8 है, ये 4 है और ये 3 है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक मिनट, थोड़ी वैल्यू अलग है, एक मिनट फिर से मैं रीअरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 3 ओम, ये है 30 ओम, बाकी दोनों 6 एंड 8 है।
अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप उनके जंक्शन की नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 इस तरह से, एंड देखिए कौन कौन से जंक्शन सेम कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, उनको आप शॉर्ट कर सकते हैं, एंड देन उसके हिसाब से आपका अरेंजमेंट आ जाएगा। आई बात समझ? जैसे इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, एक जंक्शन आपका यहाँ पे है, इसको आप 1 नेम कर दीजिए। एक जंक्शन यहाँ पे है, इसको आप 2 नेमिंग कर दीजिए, एंड एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसको आप 3 नेमिंग कर दीजिए, एंड एक पॉइंट यहाँ पे, इसके आप 4 नेमिंग कर दीजिए। तो देखिए 1 एंड 2 उसके बीच में क्या है, कोई कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो 1 एंड 2 कॉमन पॉइंट आ गया, यहाँ से E इस साइड। अब देखिए 1 से भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है एंड 2 से भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसको आप 3 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एक तरफ है 3 ओम और दूसरी तरफ है 6 ओम। फिर उसके बाद एक अनदर रेजिस्टेंस है 8 ओम जो जा रहा है 4 के पास, इस पॉइंट पे, एंड वहां से बी कनेक्टेड है। फिर 2 से या 1 से एक अनदर पॉइंट है 8 ओम रेजिस्टेंस का, जो डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है 30 ओम। अब आपको सर्किट शायद सिंपलेस्ट दिखता होगा कि कैसा दिखाई दे रहा है। गुड सक्षम, गुड अनुष्का। गुड अनुभव। मंतशा आपसे सॉल्व हुआ? अफान, गुड मंतशा। 3 एंड 6 दोनों आपस में पैरेलल में, सो इसका इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। 2 एंड 8 सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट 10 हो जाएगा, एंड 10 एंड 30 पैरेलल में, देन उसका इक्विवेलेंट 7.5 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने 3 टर्म पढ़े होंगे, एक बी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर सिंपली सोर्स को बोलते हैं। एंड तीसरा होता है मेरे पास मैग्नेटाइजेशन M।
देखिए इन तीनों की यूनिट सेम होती है, तो बेसिकली इसने फोर्स के टर्म में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, F is equals to I into L into B. So B is equals to F by I into L. Force is Newton, current is ampere and length is meter. So Newton per ampere per meter. यही सेम टर्म H के लिए भी यूनिट होता है, यही सेम टर्म M के लिए भी यूनिट होता है. So मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एंड उसकी यूनिट भी इतनी होगी, इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 2. आया समझ? किसी Yes, कोई sir. डाउट? Next, question number 16th. The coil of a moving coil galvanometer is wound over metallic or metal frame in order to किस particular term को reduce करने के लिए? सेंसिटिविटी उसके k से डिफाइन करते हैं, एंड k इज इक्वल टू होता है मेरे पास NBA बाय थीटा. यहाँ पे कहीं मेटालिक बिहेवियर का कोई इम्पैक्ट नहीं है. सक्षम, आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 16. सर इसका आइडिया नहीं है. ओके, मंतशा, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए? Fine. देखिए कई बार जब क्वेश्चन अगर आपको कुछ अटपटा सा लगे तो चीजों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती, एंड देन उसके बेस पे आप उस पर्टिकुलर चॉइस तक पहुंच सकते हैं. जैसे पहला, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मेटल फ्रेम के ऊपर उसको वाउंड क्यों करते हैं और किस पर्टिकुलर फैक्टर को चेंज करने के लिए? तो पहला बोला रिड्यूस हिस्टैरिसिस. हिस्टैरिसिस होता था, आपने शायद पढ़ा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, अगर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसके पूरे साइकिल में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है उसके बेस पे, तो पहले वो मेटल फ्रेम है तो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, तो उसमें रिडक्शन ऑफ हिस्टैरिसिस नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. दूसरा, इंक्रीज सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी के पे डिपेंड करती है, एंड यहाँ पे कोई मेटालिक बिहेवियर पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता. चौथा देखिए, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मेटल फ्रेम को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करता है, तो उसके बेस पे उसकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी, तो मेरा मूविंग कैलवेनोमीटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा. इसीलिए आपने शायद पढ़ा होगा कि उसका जो पॉइंटर होता है वो फॉस्फो ब्रॉन्ज का जानबूझ के बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो मेटालिक होगा तो एडी करंट जनरेट हो सकता है, जिसके बेस पे वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं शो कर सकता. इसलिए बाकी के 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे. मेन जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन थर्ड, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी उसके स्विंग करने की. आई बस समझ? यस सर. Yes, sir. इसलिए उसका ऑप्शन थर्ड सही होना चाहिए. किसी कोई डाउट?
Okay, next question number 17th. Two wires of same length are shaped in square of side A and circle of radius R, carrying same current. The ratio of their magnetic moment is. मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली करंट इनटू एरिया होता है, दोनों के लेंथ सेम है तो उसको आप एरिया में कन्वर्ट कीजिए, पहले बाउंड्री से साइड कैलकुलेट करके एंड देन रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। एक वायर ऐसे दे रखा है, उसकी लेंथ L है, ट्रांसफॉर्म किया गया स्क्वायर में, ट्रांसफॉर्म किया गया सर्कल में, तो यही लेंथ उसके बाउंड्री की इक्वल, सो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ साइड उसके L के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई R उसके L के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से उसके डायमेंशन निकाल के मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट से आप A कैलकुलेट कर सकते हैं, तो A इज इक्वल्स टू L/4। सेकंड से आप R कैलकुलेट कर सकते हैं, सो L/2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, सो करंट area is A square, so it will be L square by 16। इसके लिए करंट इनटू एरिया, area is L square by 2 pi उसका स्क्वायर 4 pi स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो आपका आ जाएगा 4 pi स्क्वायर डिवाइड बाई 16, सो जस्ट pi स्क्वायर इज टू 4। देन यहाँ पे करंट में पाई भी तो आएगा, सो एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए पाई इज टू 4। गुड अनुष्का। ये सबको समझ आया? Yes. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म में, उसके बेस पे क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म वर्टिकल कंपोनेंट के √3 टाइम्स बड़ा है, तो बताइए एंगल ऑफ डिप क्या होगा? गुड अनुभव। सक्षम, एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, आपने फॉर्मूला शायद सही यूज नहीं किया।
गुड मंतशा। इस क्वेश्चन में गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। गुड सक्षम। एंड हमारे पास रिलेशन होता है tan डेल्टा इक्वल्स टू b वर्टिकल बाय b हॉरिजॉन्टल। सो b वर्टिकल b हॉरिजॉन्टल की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ b वर्टिकल। सो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट, 1/√3। सो डेल्टा इक्वल्स टू 30 डिग्री, π/6. Option first will be correct. Next, question number 19. अपने अर्थ मैग्नेटिज्म में सिर्फ 2-3 टर्म पढ़े होंगे, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। गुड अनुभव। ये अर्थ है, इस अर्थ के लिए एक एक्सिस होता है, जिस एक्सिस पे उसका रोटेशन होता है, स्पिनिंग होता है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ मैग्नेटिज्म स्लाइटली टिल्टेड होता है इस पर्टिकुलर एक्सिस से अलोंग दिस डायरेक्शन। तब इन दोनों एक्सिस के बीच का इंक्लिनेशन यहां से यहां तक, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो यही एंगल इसने पूछा है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस इज, सो इट विल बी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सक्षम, समझ आया? Yes, sir. Next, question number 20. Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coil depends upon. Mutual inductance किस particular factor पे depend करता है? देखिए यहाँ पे बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी पेयर ऑफ कॉइल के लिए बोलिए या सेल्फ इंडक्टेंस बोलिए। तो जैसे मैं सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सोनोइड के लिए, म्यू नॉट टाइम्स n² a इंटू एल। यहाँ पे देखिए म्यू नॉट मीडियम सराउंडिंग कैसे सराउंडेड है उस बात पर डिपेंड करता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, a एरिया एंड लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल फैक्टर हैं, उन सब बातों पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो सोलेनॉइड के लिए, तो इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट n1 into a1 l1। अगर मैं फर्स्ट कॉइल के लिए कैलकुलेट करूं तो ये भी सारी चीजें क्या है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे भी करंट या वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए आप बोलिएगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस आर ज्योमेट्रिकल फैक्टर डिपेंडेंट। इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल फैक्टर कौन कौन सा है? ऑप्शन 2, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज करे, उस पर डिपेंडेंट होता है। आई बात समझ?
Yes. Yes, sir. I. ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A conducting square loop of side L and resistance R moves in a plane with velocity v perpendicular to its one side. The magnetic induction B is constant in time and space, pointing perpendicular to this and into the plane of paper. Loop exists everywhere as shown in the figure. The current induced in the loop is. तो पहली चीज, मोशनल ईएमएफ होने के लिए वहां पे फ्लक्स चेंज करना कंपलसरी है। पहली चीज चेक कर लीजिए, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर रही है, कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स चेंज कर रही है तो आप लेंज लॉ अप्लाई करते हैं, अगर लूप क्लोज्ड हो तो। अगर ओपन हो तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। गुड अनुष्का। सक्षम चेंज कीजिए, चेक कीजिए कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर रही नहीं कर रही है इसके मूवमेंट की वजह से, एंड उसके बेस पे आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास कोई एक स्क्वायर रिंग है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो एरिया ट्रांसवर्स टू दिस पर्टिकुलर फील्ड वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड लेंथ या साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेट वो भी कांस्टेंट है, इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए नेट करंट इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर लूप विल बी 0। आई बात समझ? से वो फिर से बता दीजिए। यहाँ पे चूंकि मेरे पास ये जो पूरा रीजन है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस बोथ, एंड ये मेरे पास जो लूप है उसका भी एरिया कांस्टेंट है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन, तो इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। आई बात समझ? यस सर। इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आपको फ्लक्स वर्सेस टाइम एक इक्वेशन दे रखा है, आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। रिलेशन अप्लाई कीजिए एंड सिंप्लीफाई कीजिए। गुड अनुष्का, गुड अनुभव। आपने पढ़ा होगा ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी,
सो यहाँ पे फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड उसके साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम की वैल्यू दे रखा है 4 सेकेंड, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइव is 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। सो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो ये हो जाएगा 10t प्लस 3 प्लस 0। t की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। सो 10 into 4 plus 3, 43. So EMF is minus of d phi by dt. So minus 43 volt. Option 2. सक्षम समझ आया? Yes, sir. Okay. Question number 23. ये अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following graph represent the variation of current with frequency for a pure capacitor? Good अनुभव। आपको किसी प्योर कैपेसिटर के लिए डिफाइन करना है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज 1 by 2 pi f into capacitance। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज इंटू 2 pi f इंटू c इज इक्वल्स टू i। सो यहाँ पे i फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो कौन सा ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म डिफाइन कर रहा है? तो आप बोलिए ऑप्शन 3। आया समझ? Yes, sir. अफान कोई डाउट? No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 24। एक 20 वोल्ट एसी सोर्स है जो किसी रेजिस्टेंस एंड किसी कॉइल मतलब कोई इंडक्टर होगा उसके क्रॉस अप्लाइड है। अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस 12 वोल्ट है तो बताइए उस कॉइल के क्रॉस कितना वोल्ट होगा? ये सपोज कर लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब कोई आरएल सर्किट है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैलकुलेट करना है, टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट। अनुभव, एसी में जो क्वांटिटीज होती हैं करंट या वोल्टेज वो फेजर की तरह बिहेव करती हैं। मतलब
उनका डायरेक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है, इसलिए वो अलजेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो उनको ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं, इसलिए डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। सो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू रूट अंडर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस कैपेसिटर और कैपेसिटर माइनस इंडक्टर होल स्क्वायर। यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Done. आंसर कितना आया? V की वैल्यू 20, उसका स्क्वायर 400, VR इज 12, उसका स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 256, इसलिए VL इज इक्वल्स टू 16 वोल्ट। ऑप्शन फर्स्ट। सबको समझ आया? Yes, sir. yes sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 25। आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दे रखा है, इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है, चूज करना है कि कौन सा सर्किट हो सकता है इस गिवन अरेंजमेंट के बेस पे। जब कभी आपको गिवन चीजें वोल्टेज एंड करंट, चेक कीजिए कौन सी चीज लीड कर रही है। जो चीज लीड कर रही है उसके भी हाफ पे देखिए कौन सा सब्सटेंस उसको लीड कराने के लिए केपेबल है। जैसे रेजिस्टेंस, उसके लिए कोई चेंज ऑफ फेज नहीं होता वोल्टेज एंड करंट में। कैपेसिटर करंट को लीड कराने की केपेबल होता है, इंडक्टर वोल्टेज को लीड कराने की केपेबल होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज लीड कर रही है? करंट। current और एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है, इसलिए प्योर कैपेसिटर नहीं हो सकता। तो कैपेसिटर के साथ कुछ और अरेंजमेंट होगा, इसलिए इट शुड बी आरसी सर्किट। लेकिन इसमें एक और चीज भी हो सकता है, एलसीआर सर्किट भी हो सकता है जिसमें कैपेसिटर ज्यादा डोमिनेंट हो। इसलिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ है, आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट जिसमें सी ज्यादा डोमिनेंट हो। सक्षम समझ आया? Yes, sir. इसलिए एट रैंडम आप ऑप्शन देख के टिक मत कर दीजिएगा, मे भी कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जो बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके रख सकता होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 भी करेक्ट है एंड ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, इसलिए ज्यादा करेक्ट ऑप्शन 4 है, इसलिए 4th ऑप्शन सही होना चाहिए। Yes, sir. ओके, अनुष्का कोई डाउट यहाँ तक? इसी वाले क्वेश्चन में था सर, समझ आ गया। कौन से वाले क्वेश्चन में? 24th? 25th। ओके, 25th में तो मैंने बताया कि वोल्टेज एंड करंट चेक के लिए कौन लीड कर रहा है फेज के अकॉर्डिंग। तो अगर करंट लीड कर रहा हो तो आप डोमिनेंसी मान लीजिए कैपेसिटेंस होगा। अगर वोल्टेज लीड कर रहा हो तो डोमिनेंसी मान लीजिए इंडक्टर का होगा। अब वो डोमिनेंट कितना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो प्योर वैल्यू होगी, 90 से कम होगा तो उसके साथ किसी और भी सब्सटेंस का मिक्सअप होगा। तो इस तरह से हम उन चीजों को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 26। A cylinder of radius r and length L is placed in uniform external electric field parallel to its axis. मतलब कोई सिलेंडर ऐसा है तो इसका एक्सिस ये होता है, इसके पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाइड है, ई यूनिफॉर्म है।
तो पूछता है कि नेट फ्लक्स ओवर दिस टोटल सरफेस कितना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है और किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है, क्लोज्ड बॉडी 3 डायमेंशनल बॉडी को बोलते हैं, तो इसके लिए नेट फ्लक्स हमेशा 0 होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी, मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। आया समझ? यस सर। Yes. ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. Two parallel large thin metal sheets having equal charge density 26.4 into 10 to the power minus 12 coulomb per meter square of opposite sign. The electric field in between these sheet is, एक प्लेट ये ले लीजिए पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट ये लीजिए नेगेटिव चार्ज। तो इसके इन बिटवीन ये पॉजिटिव प्लेट अपना फील्ड जनरेट करता होता है, नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड अप कर देते हैं, इसलिए नेट फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सर बोलिए। अगर दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज होती तो नेट फील्ड 0 होता हमारा। हाँ, इनसाइड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, इसलिए अभी दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है, इसलिए ऐड होके 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू दे रखा है 26.4 into 10 to the power minus 12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12। सो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट, ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4th will be correct. Yes, sir. Done. Okay. Next, question number 28. Consider an uncharged conducting sphere. A point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then. कोई भी एक point charge यहाँ लिया गया and कोई भी एक metallic sphere यहाँ, इस तरह। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस मेटल बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस करता है एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। बट ओवरऑल टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें, अगर ये वैल्यू Q है और इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड Q डैश है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? Q डैश Q से बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा? बराबर। तो इसका एक रिलेशन याद रखिए, इट शुड बी इक्वल्स टू Q टाइम्स 1 by 1 minus K, where K is called dielectric constant of that particular material. तो चूंकि ये मेटल सरफेस है, मेटल के लिए K की वैल्यू इनफिनाइट होती है, तो इसलिए दोनों चार्ज आपस में इक्वल होगा। बट इन द केस ऑफ कोई भी अदर बॉडी, उस पर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो हमेशा उससे कम होगा, इसीलिए इन दोनों का रिलेशन याद रखिएगा, Q डैश इधर इक्वल होगा या स्मॉलर होगा उस पर्टिकुलर Q पे, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। यहां तक किसी कोई डाउट? No, sir.
Next, question number 29. Three charges 2q, q, q lie on the vertex of triangle. The value of E and V at centroid of triangle is. इन तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, चेक करते हैं स्केलर क्वांटिटी दे रखा है या वेक्टर क्वांटिटी दे रखा है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो चार्जेस को सम करके देख लीजिए। चार्जेस का सम 0 है तो स्केलर क्वांटिटी का सम 0 होगा उस पर्टिकुलर सेंट्रल मोस्ट पॉइंट पे, इसलिए पोटेंशियल इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कि नहीं होगी, डायरेक्शन के बेस पे डिफाइंड होगा, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें एक ऑप्शन आ गया कि पोटेंशियल 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। सेंट्रॉइड यहाँ पे, पहला पॉजिटिव चार्ज 2q, उसके लिए फील्ड आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज इसके लिए फील्ड अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज इसके लिए भी फील्ड अपनी तरफ, तो कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 एंड पोटेंशियल इज 0। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? थर्ड। थर्ड। किसी को डाउट यहां तक? नो सर। ओके, एक काम करते हैं, आज क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है? फिर मैं अभी दूसरी क्लास है, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट पूछूंगा। आप पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, जितने भी सैंपल पेपर आपके पास हैं वो। फिर मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा एंड आपके डाउट होंगे, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? Thank you, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.